रविवार की दोपहर थी, लेकिन मिसेस सुमन के घर का तापमान किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जो खिड़कियों के कांच पर एक सुकून भरी थपकी दे रहा था। मगर घर के अंदर का माहौल इसके ठीक विपरीत था। ड्राइंग रूम में टीवी बंद पड़ा था, लेकिन सुमन जी की आवाज़ किसी न्यूज़ एंकर की ब्रेकिंग न्यूज़ से ज़्यादा तेज थी। बहुत हो गया समीर, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। लगा फ़ोन अपनी सास को। मैं भी तो पूछूं समधन जी से, ये कैसे संस्कार दिए हैं बेटी को? भला कौन सी औरत है जो माँ नहीं बनना चाहती? शादी को 3 साल हो गए हैं और मैडम को अभी अपना करियर प्यारा है। अरे करियर क्या साथ लेकर जाओगी ऊपर? सुमन जी का चेहरा गुस्से से लाल था। वो सोफे पर बैठी अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार झटक रही थी। उनके सामने सेंटर टेबल पर चाय के कप ठंडे हो चुके थे। कमरे के दूसरे कोने में डाइनिंग टेबल पर प्रिया अपना लैपटॉप खोले बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन उनकी रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी थी। कानों में हेडफोन लगे होने के बावजूद सास का एक एक शब्द किसी तीखे तीर की तरह उसके कानों को भेद रहा था। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थी और कल उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन भी थी। लेकिन घर के इस महाभारत ने उसका ध्यान भटका दिया था। समीर, जो अब तक अपने फ़ोन में कुछ पढ़ने का नाटक कर रहा था, माँ के बढ़ते गुस्से को देखकर वो हड़बड़ा गया। वो उठकर सुमन जी के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। माँ, प्लीज़ शांत हो जाओ, बीपी बढ़ जाएगा आपका। रिया काम कर रही है, उसे डिस्टर्ब हो रहा है। हम बाद में बात कर लेंगे ना इस बारे में। बाद में कब? सुमन जी ने समीर का हाथ झटक दिया। 3 साल से बाद में ही सुन रही हूँ। मेरी सहेली अनीता को देख, 2 पोते पोतियों के साथ खेलती है और एक मैं हूँ जिसे अपने ही घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसना पड़ रहा है। और ये महारानी, इसे तो फुर्सत ही नहीं है अपनी मीटिंग से। समीर, मुझे नहीं पता, तू अभी फ़ोन लगा शीला जी को। मैं आज ही फैसला करके रहूँगी। समीर ने बेबसी से प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें नहीं हटाई, लेकिन उसकी भिजी हुई जबड़े की नसें बता रही थी कि वो अपने गुस्से को काबू करने की कितनी कोशिश कर रही है। सुमन जी ने समीर के हाथ से फ़ोन छीना और खुद ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में सासू माँ समीर के फ़ोन में सेव नाम ढूंढने लगी। समीर ने रोकने की कोशिश की। माँ, रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता। तुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, जोरू का गुलाम बन के रह गया है। सुमन जी ने नंबर डायल कर दिया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। घंटी बजी। 1 बार, 2 बार। उधर से एक शांत और सदी हुई आवाज़ आई। हेलो समीर बेटा, सब ठीक है ना? ये शीला जी की आवाज़ थी, प्रिया की माँ। सुमन जी ने समीर को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो सीधे शुरू हो गई। हेलो शीला जी, मैं सुमन बोल रही हूँ और सब ठीक नहीं है, इसलिए फ़ोन किया है। उधर से थोड़ी खामोशी छाई। फिर शीला जी ने संयम स्वर में कहा, नमस्ते सुमन जी, कहिए क्या बात हो गई? कोई परेशानी? परेशानी तो आपने खड़ी कर दी है हमारे लिए। सुमन जी ने व्यंग से कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है, क्या संस्कार दिए हैं? एक औरत का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपने परिवार को पूर्ण करना, लेकिन आपकी लाडली प्रिया को तो माँ बनने के नाम से ही नफरत है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। प्रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर ही थम गईं। सुमन जी आगे बोलती रही। 3 साल हो गए शादी को। मैं रोज कहती हूँ कि अब खुशखबरी सुना दो, मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन ये सुनती ही नहीं। कहती है अभी सेटल होना है। और कितना सेटल होगी? लाखों का पैकेज है, फिर भी पेट नहीं भरता। शीला जी, अब आप ही समझाइए अपनी बेटी को, वरना मुझे तो लगता है कि कहीं इसमें कोई शारीरिक कमी तो नहीं है जो ये बात को टाल रही है। अगर ऐसा है तो बता दीजिए, हम इलाज करवाएं, या फिर ये मॉडर्न ख्यालों की हवा लग गई है इसे। सुमन जी ने अपनी भड़ास निकाल दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शीला जी अभी माफ़ी मांगेंगी और प्रिया को डांटेंगी और कहेंगी कि मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से एक गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। सुमन जी। शीला जी की आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। आपकी बात खत्म हो गई हो या कुछ और कहना है? कहना क्या है, मुझे जवाब चाहिए। सुमन जी तनकर बैठ गई। तो सुनिए, शीला जी ने कहा, मैंने अपनी बेटी को वो संस्कार दिए हैं जो शायद आज के ज़माने में हर माँ को देने चाहिए। मैंने उसे सिखाया है कि वो एक इंसान पहले है और औरत बाद में। मैंने उसे सिखाया है कि माँ बनना एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। ये कोई ड्यूटी नहीं है जिसे निभाना ही पड़े। ये एक जिम्मेदारी है जिसे तब उठाना चाहिए जब आप मानसिक
शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तैयार हों। सुमन जी हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? आप अपनी बेटी का पक्ष ले रही हैं? आप उसे गलत राह दिखा रही हैं? मैं उसे सही राह दिखा रही हूँ सुमन जी। शीला जी की आवाज़ थोड़ी तेज हुई। आप क्या कह रही हैं कि वो माँ नहीं बनना चाहती? क्या आपने कभी उससे पूछा कि वो क्यों नहीं चाहती? या फिर क्या आपने अपने बेटे समीर से पूछा कि वो क्या चाहता है? बच्चा पैदा करने के लिए दो लोगों की रजामंदी चाहिए होती है। क्या आपने कभी सोचा कि शायद समीर भी अभी तैयार ना हो? समीर ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। शीला जी ने आगे कहा, और रही बात संस्कारों की, तो सुमन जी, संस्कार वो होते हैं जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाएं। प्रिया आज जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। वो अपनी पहचान बना रही है। क्या एक औरत का वजूद सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर रह जाना चाहिए? अगर कल को उसको बच्चे हो गए और उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, तो क्या आप उसकी उस कुंठा को संभाल पाएंगी जो उसके मन में घर कर जाएगी? एक नाखुश माँ कभी भी एक खुशहाल बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। सुमन जी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या क्या वंश आगे नहीं बढ़ेगा? मेरा घर सूना रहेगा? घर बच्चों से नहीं, खुशियों से भरता है समदन जी। शीला जी ने जवाब दिया। और अगर आपको पोते पोती का इतना ही शौक है, तो अपने बेटे और बहू को वो माहौल दीजिए जहाँ वो सुरक्षित महसूस करें, जहाँ उन्हें ये ना लगे कि बच्चा होते ही उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। आप प्रिया को कोस रही हैं, पर क्या आपने कभी समीर से पूछा कि उसने प्रिया का कितना साथ दिया? घर के कामों में ऑफिस भी करती है और घर आकर आपकी रसोई भी संभालती है। ऐसे में वो बच्चा प्लान करने की हिम्मत कैसे जुटाए? सुमन जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में फ़ोन को घूर रही थी। तभी एक खटाक की आवाज़ हुई। प्रिया ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। उसने हेडफोन उतारकर मेज पे रखे और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे चलकर सुमन जी के पास आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो आंसू से नहीं बुझ सकती थी। मम्मी जी, प्रिया ने बेहद धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कहा, बहुत हो गया। आपने मेरी माँ को फ़ोन किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने मेरे संस्कारों और मेरे शरीर पर जो उंगली उठाई है, उसका जवाब देना अब ज़रूरी हो गया है। समीर ने टोकना चाहा। प्रिया, नहीं समीर, आज नहीं। प्रिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज बात होगी मम्मी जी। आप जानना चाहती हैं ना कि मैं माँ क्यों नहीं बन रही? सुमन जी ने प्रिया को घूर कर देखा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं डरी हुई हूँ मम्मी जी, और ये डर मुझे मेरे करियर से नहीं, आपसे लगता है। मुझसे? सुमन जी चौंक गई। हाँ, आपसे और इस घर के माहौल से। प्रिया की आवाज़ थोड़ी कांपी। मम्मी जी, मैं रोज़ देखती हूँ कि कैसे आप पड़ोस वाली वर्मा आंटी की बहू की बुराई करती हैं, क्योंकि उसने बेटा पैदा करने के बाद अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दी। मैं सुनती हूँ जब आप कहती हैं कि बच्चों को माँ के हाथ का खाना चाहिए, मेड का नहीं। मैं देखती हूँ कि समीर ऑफिस से आकर सोफे पर लेट जाते हैं और मैं ऑफिस से आकर चाय बनाने किचन में जाती हूँ। आप कहती हैं कि बच्चे के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे के बाद मेरी ज़िंदगी सिर्फ त्याग की एक कहानी बन के रह जाएगी। प्रिया ने समीर की तरफ देखा। समीर एक अच्छे पति हैं, लेकिन एक पिता बनने के लिए जिस साझेदारी की ज़रूरत होती है, वो अभी इस घर में नहीं है। मम्मी जी, आप पोता चाहती हैं, पर मैं एक ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जो डायपर बदलने से लेकर रात को जागने तक हर चीज़ में मेरा साथ दे। सिर्फ स्पर्म डोनर नहीं चाहिए मुझे। सुमन जी को लगा जैसे किसी ने उनकी गाल पर तमाचा मार दिया हो। इतनी बेबाक बातें उन्होंने अपनी बहू के मुंह से पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रिया ने आगे कहा, और आप कह रही थी ना कि कौन सी औरत माँ नहीं बनना चाहती? मैं बनना चाहती हूँ मम्मी जी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले, लेकिन मैं तब माँ बनूंगी जब मेरे पास उसके लिए वक्त होगा, जब मेरे पास उसकी भविष्य के लिए पर्याप्त सेविंग्स होगी, और सबसे बड़ी बात, जब मुझे ये विश्वास होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में एक बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बनकर आएगा जिसे हम दोनों मिलकर उठाएंगे। मैं अपनी माँ की तरह या आपकी तरह सिर्फ कुर्बानी की देवी नहीं बनना चाहती। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए संस्कार का मतलब अपनी आत्मा को मारना नहीं है। प्रिया की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। ड्राइंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। फ़ोन अभी भी चालू था। शीला जी की आवाज़ आई, सुमन जी, मेरी बेटी ने जो कहा वो एक कड़वा सच है। अगर आप उसे बहू की जगह बेटी समझती तो आज आपको फ़ोन करके शिकायत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप उसके सिर पर हाथ रख कर कहती कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। जिस दिन आप उसे ये भरोसा दिला देंगी, उस दिन आपको दादी बनने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा।
नमस्ते। फोन कट गया। सुमन जी मूर्तिवत बैठी थी। समीर भी सिर झुकाए खड़ा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रिया के मन में कितना बड़ा तूफान चल रहा था, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट और चुप्पी के पीछे छिपाए रखती थी। कुछ देर के बाद सुमन जी की नज़र समीर पर पड़ी। समीर। सुमन जी की आवाज़ अब कमज़ोर थी। क्या क्या मैं सच में इतनी बुरी सास हूँ? क्या मैं वाकई में तुम लोगों पर बोझ डाल रही हूँ? ना। समीर माँ के पास बैठ गया। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। बुरी नहीं हो माँ, बस आप थोड़ा पुराना सोचती हो। प्रिया गलत नहीं कह रही है। आज ज़माना बदल गया है। महंगाई देख रही हो ना आप। बच्चों की स्कूल फीस, उनकी परवरिश, ये सब आसान नहीं है। हम दोनों अभी अपने करियर की पीक पर हैं। अगर अभी हमने ब्रेक लिया तो हम बच्चे को वो भविष्य नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। और माँ, घर के कामों में भी प्रिया अकेली पड़ जाती है। मैं भी तो मदद नहीं करता। उसे डर लगता है कि बच्चे के बाद वो पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। सुमन जी ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। उन्हें अपनी जवानी याद आ गई। कैसे उन्हें भी पेंटिंग का शौक था, लेकिन शादी होते ही और फिर बच्चे होते ही उनका ब्रश, रंग सब कहीं खो गए थे। उन्हें याद आया कि कैसे वो भी कभी कभी बाथरूम में छुप के रोती थी, क्योंकि थकान से बदन टूटता था, पर सास के डर से वो कुछ कह नहीं पाती थी। उन्होंने अनजाने में वही डर प्रिया के मन में पैदा कर दिया था। मुझे नहीं पता था बेटा, सुमन जी बुदबुदाई। मुझे लगा कि जैसे हमने किया वैसे ही सब करते हैं। मुझे लगा कि औरत का जीवन बस इसी में है। पर आज प्रिया की बातें सुनकर लगा कि शायद मैंने उस पर अपनी ख्वाहिशें थोप दी थी। समीर ने माँ को गले से लगा लिया। रात के खाने का वक्त था। प्रिया अपने कमरे में थी। बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब घर में और कलेश होगा कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने सुमन जी खड़ी थी। उनके हाथ में खाने की थाली थी। मम्मी जी। प्रिया हड़बड़ा गई। सुमन जी अंदर आई और थाली मेज पे रख दी। मैंने खाना बनाया है, तेरी पसंद की भिंडी है, सुमन जी ने बिना प्रिया की तरफ देखे कहा। प्रिया चुप खड़ी रही। सुमन जी ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर प्रिया को देखा। प्रिया, आज तूने जो कहा वो कड़वा था, पर शायद ज़रूरी भी था। मैं पुरानी पीढ़ी की हूँ। मेरी सोच बदलनी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मुझे पोते का लालच था, है और शायद रहेगा भी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पोता या पोती एक ऐसी माँ की गोद में आए जो अंदर से खुश ना हो। सुमन जी आगे बढ़ी और प्रिया के सिर पर हाथ रखा। तुझे जब ठीक लगे तब सोचना, मैं अब दबाव नहीं डालूंगी। और हाँ, समीर से कह दिया है मैंने, कल से सुबह की चाय वो बनाएगा और शाम को सब्जी काटने में तेरी मदद करेगा। अगर वो बाप बनना चाहता है तो उसे पहले पति बनना सीखना होगा। प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने झुककर सुमन जी के पैर छुए, लेकिन सुमन जी ने उसे गले लगा लिया। बस बस, अब रोना बंद कर। और सुन, तेरी माँ शीला जी बड़ी तेज है, मुझे डांट दिया फ़ोन पर। सुमन जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो माँ है ना, बच्चों के लिए शेरनी बन जाती हैं। हाँ, कुसुम जी ने कहा। अब समझी, मैं भी तो माँ हूँ। अब से मैं भी तेरी तरफ से ही बोलूँगी। उस रात घर में बारिश रुक चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन रिश्तों में जो गर्माहट लौटी थी उसने उस घर को एक मकान से फिर से घर बना दिया था। लैपटॉप फिर से खुला, लेकिन अब उस पर काम करते हुए प्रिया के चेहरे पे तनाव नहीं, बल्कि एक सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे मजबूरी में नहीं बल्कि मर्जी से अपनी दुनिया सजानी है। और संस्कार अब बदल रहे थे, थोड़े नए, थोड़े पुराने, लेकिन प्यार से भरे हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।